उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार सड़कों पर हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन करें तो कहाँ करें, सवाल के जवाब हमें कहाँ मिलेगी। तमाम कन्फ्यूज़न सड़कों पर भी दिखाई देता है और कहीं ना कहीं वो युवा शक्ति है वो आक्रोश में बदलती हुई दिखाई देती है। बल्कि होना तो ये चाहिए था, वो जो संघर्ष और वो आक्रोश उनकी पढ़ाई में दिखाई देना चाहिए था और उनके प्रयासों में दिखाई देना चाहिए था, ताकि वे एक अच्छे नागरिक बनकर उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाने की ओर ले जा सकें। आज चिल्ड्रन डे भी है और दिवाली निकल गई। बच्चों ने कहा दिवाली का गिफ्ट मिला नहीं, आज चिल्ड्रन डे है, तो अब चिल्ड्रन डे में उन्हें क्या गिफ्ट मिलने वाला है। इस समय हमारे साथ है यूके SSSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी। सबसे अच्छी बात मैं कह दूं मर्तोलिया जी की सवालों से भागते नहीं हैं। मैं जब इनसे मिला तो मैंने एक बात वही कही, हजारों लाखों युवाओं की अपेक्षाएं हैं आपसे और आप जिस पर बैठे हैं वो आसान सीट नहीं है, वो कांटों भरा ताज है। तो मुस्कुराए मर्तोलिया जी भी मुस्कुराए और कहा हर बच्चे की का जो शक है, जो वाजिब सवाल है, उसके मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं उत्तराखंड का जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसको भी रोजगार मिले। नमस्कार सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बताइए सर, चिल्ड्रन डे में, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है ये बच्चे हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, इनके लिए क्या है आपके पिटारे में कुछ एक पैगाम दे दीजिए सर, एक कि क्या एग्ज़ाम के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर हो रहे हैं और क्या नए फॉर्म आ रहे हैं, क्या नई नौकरियां हैं, ताकि सड़क पर कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति ना दिखे। नहीं, दिवाली से पहले हम लोगों ने कोशिश की थी और दिवाली से पहले हम लोगों ने स्नातक स्तरीय का रिजल्ट निकाला और उसकी रिकमेंडेशन हमने भेजी डिपार्टमेंट को। वो बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि उनको नौकरी का एक मौका मिला। दूसरा, हमारी कोशिश थी कि हम LT को जल्दी निकालें और LT हमारा रिजल्ट तैयार हो भी गया था। दुर्भाग्यवश उसमें कुछ बच्चे कोर्ट गए हैं और कोर्ट में ऐसा कोई स्टे नहीं है, लेकिन ओरली शायद ये हुआ था कि पहले 11 नवंबर तक रुकें, तो हम लोग 11 को रुके थे 11 को, लेकिन वो कुछ लिस्टिंग नहीं हुई। हमारी पूरी कोशिश है, कल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट से भी लोगों को बुलाया था और मेरी कोशिश होगी कि सोमवार को 18 तारीख में किसी भी दशा में, प्रत्येक दशा में हमारी कोशिश होगी कि LT का रिजल्ट हम लोग निकाल दें और कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो वहाँ लीगल वाले बैठते हैं नैनीताल में, उनके लोगों से भी मैंने चर्चा की है, अपने एडवोकेट से चर्चा की है। कल हमने काफ़ी लंबी इस पर वार्ता की और हमारी कोशिश होगी कि मंडे को 18 तारीख में हम कोर्ट में अपनी बात रख करके रिजल्ट निकालने का कार्य करें। ये हमारा प्रयास है और उम्मीद है मेरे को 18 तारीख को इसमें हमें सफलता मिलेगी। ये LT वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि कन्फ्यूज़न ना रहे। तमाम LT के बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर कोर्ट का स्टे आ गया है या 12 तक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आई होप कि उसका एक जवाब दे दिया आपने। नहीं, स्टे नहीं है, कोर्ट में ज़रूर रिट किया है। जो गेस्ट टीचर होते हैं इन लोगों ने वेटेज के बारे में, और मेरा पहले कोशिश था, मैंने पहले लोगों ने, कई लड़कों ने मुझसे पूछा था पहले भी, मैं सेकेंड वीक में रिजल्ट निकालने की बात की थी मैंने, और उसमें इन कारणों से हम लोग उस दिन जब रिजल्ट निकाल रहे थे उस दिन उसमें थोड़ी कानूनी अड़चन हमको आई। यद्यपि कोई स्टे नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का एक मौखिक आदेश होता है तो हम थोड़ा इसमें रुक गए हैं। और मेरी पूरी कोशिश है, कल मैंने अपनी पूरी लीगल टीम से चर्चा की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की लीगल टीम से चर्चा की है और सोमवार को इस पर हम लोग अर्जेंसी हम लोगों ने लगा दी है कोर्ट में। सोमवार को हमारी कोशिश होगी कि LT का रिजल्ट निकले ताकि बच्चों का हम टाइम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करें। सर, ये जो आदेश है बच्चों के अंदर यही कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो सवाल मैं बच्चों का आपके सामने भी रख देता हूँ। कह रहे कि कोर्ट का जो मौखिक आदेश है, क्या ये कहीं लिखित में है जहाँ बच्चे इसे पढ़ सकते हैं या वेबसाइट पे देख सकते हैं कहीं पर? नहीं, अब ये तो बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं होगा ये, लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग भी आजकल ऑनलाइन चल रही है, लोग देखते रहते हैं और लोगों ने, मेरे ख्याल है कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी भी मेरे ख्याल से। और जो गेस्ट टीचरों का जो प्रेयर है, जो उनका प्रे है कि हमें वेटेज दिया जाए, उस पर है ये मामला। और इसमें बहुत सोमवार को हम लोग इस पर कोशिश हमारी है कि सोमवार तक इसका रिजल्ट निकल जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दरवाजा आपकी तरफ से रिजल्ट जब निकाला जा रहा था तो ये गेस्ट टीचर की तरफ से ये कोर्ट का मूव किया गया, उसकी वजह से थोड़ी सी अड़चन आई है, आप ये कह रहे हैं? कह सकते हैं आप, क्योंकि गेस्ट टीचर ने जो वहाँ रिट की थी, जो उन लोगों ने वहाँ डाला होगा, उसमें करीब 15-16 बच्चे हैं ये गेस्ट टीचर जो हैं। और उस चक्कर में क्योंकि ओरली कोर्ट ने कहा तो एक तरफ से तो हम लोग रुक गए थे, हम रिजल्ट निकाल नहीं पाए उस दिन।
उम्मीद थी हमें कि 11 को हो जाएगा, लेकिन 11 को डेट लगी नहीं और उसकी लंबी डेट लग गई। इसलिए उसी दिन हम लोगों ने अर्जेंसी डाल दिया है, कल डाला है, अर्जेंसी कोर्ट में डाली है। सोमवार को हम बहस करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। सर, पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो 2000 वैकेंसी निकली है, बड़ा ही उत्साह है बच्चों में। बच्चे हम जाते हैं, देखते हैं कि परेड ग्राउंड में बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि किसी तरह आ जाए, क्योंकि देश सेवा का जो जुनून है, जज्बा है, वो तो उत्तराखंड के हर घर में देखने को मिल जाता है। या सेना या पुलिस या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में जाने को बच्चे लालायित रहते हैं। सर, इसमें एक सवाल आए हैं, जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके सवाल आए हैं कि लड़कियों की वैकेंसी क्या इसमें इंक्लूड है या निकल रही है कुछ, इसको लड़कियों की वैकेंसी को निकालने की कोई तैयारी यूके SSS कर रहा है, ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो भी पुलिस फोर्स का पार्ट बन पाए? नहीं, इसमें ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, न मेरा विषय नहीं है, और इसके लिए बेहतर होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट इसका जवाब दे। अभी तक जो मेरे पास अध्याचन है, जिसका मैंने विज्ञप्ति निकाल दी है 30 तारीख को, वो केवल मेल जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए एग्ज़ाम होने हैं, और 1 फरवरी से मैंने उनका फिजिकल का शेड्यूल रखा हुआ है, और 1 तारीख से हम बिल्कुल उसको करेंगे। और सर, जो 18 से जो एज बढ़ाने की बात चल रही है पुलिस में, वो भी मेरे ख्याल से क्या अब गृह सचिव जो है शैलेश बगोली, उनके पास फाइल पहुंच गई है, कहा जा रहा है। DGP साहब जो है उन्होंने साइन कर दी है, तो वो विषय भी मेरे ख्याल से शासन का ही रह जाता है, या यूके SSS का कोई एक सुझाव भी उसमें शामिल होता है? नहीं, हमारा सुझाव का मतलब ही नहीं, हम सुझाव क्यों देंगे? हमारा काम एग्ज़ाम कराना है, सरकार के नियमावली के हिसाब से हमारा काम कराना है, और उसी हिसाब से जो अभी तक की जो नियमावली है, जो हमको भेजा गया था अध्याचन, उसके हिसाब से हमने उसकी विज्ञप्ति निकाल दी। सर, नई वैकेंसीज अब कौन से निकलने जा रही है? कोई नई नौकरी कोई निकल रही हो, एक बच्चों के लिए एक संदेश? एक नहीं, मैंने पिछले बार भी शायद आपको बताया होगा, हम सितंबर 2025 तक हमारे पास काम है, लगातार हम भर्ती कर रहे हैं, लगातार। अभी जनजाति कल्याण का भी हम लोगों ने टीचरों का निकाला है अभी 8 तारीख को, और अभी हमारे होमगार्ड का फिजिकल का ट्रेनिंग चल रहा है, आज लास्ट है कुछ जगह पर, एक जगह पर शायद 2 दिन और चलेगा, उनके फिजिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं। 20 तारीख से लेकर करीब 1 महीना चलेगा हमारा ITI के अनुदेशक हैं, वो करीब 17-18 ट्रेड हैं, उनके 20 से लगातार एग्ज़ाम है हमारे, एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे। उसके बाद हमारा ग्रेजुएट लेवल भी हमारा हम शुरू करेंगे, उसकी भी वैकेंसीज आ गई हैं, लोग हमारे पास लोगों की आ गए हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल हैं, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं, और फॉरेस्ट का भी हमारे पास आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्राउंड से हमने उनको वापस किया है, और लेकिन हमारा शेड्यूल में है वो, अगर वो आता है तो उनको भी हम करेंगे। टाइगर नेशनल जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी है, उसके भी उसको भर्ती होनी, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इस भी लगातार एग्ज़ाम है, देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में भी होंगे, और हमारे यहाँ सितंबर 2025 तक एक 2 महीने के एक महीने के अंतराल में लगातार एग्ज़ाम है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी, उसकी लगातार एग्ज़ाम है। लगभग कितनी वैकेंसीज होगी? दिसंबर 2024 तक मेरा प्रयास है करीब 2100 करीब लोगों को नौकरी का रिकमेंडेशन भेजने का, जिसमें करीब हम काफ़ी भेज चुके हैं। LT सबसे बड़ा है, उसमें सब 1500-1600 पद हैं, और उसके बाद स्केलर है, उसको भी हम अगले हफ्ते वो भी स्केलर भी निकाल लें। दिसंबर 2024 तक करीब 2100 लोगों को हम रिकमेंडेशन भेजेंगे, ये हमने ऑलमोस्ट करीब तैयार कर लिया है। उसके बाद जनवरी 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक करीब 5000 के आसपास वैकेंसीज हमारे पास हैं, अध्याचन हमारे पास आ गया है, जिनके कैलेंडर हम लोग निकाल दिए हैं, और उसी कैलेंडर के हिसाब से सारे एग्ज़ाम हम समयबद्ध तरीके से करेंगे। सर, जब आप इस कुर्सी में बैठे थे, जब आपको यूके SSS की जिम्मेदारी दी गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, मैं और कैमरा ही पूछ लेता हूँ। IPS का जो कार्यभार था और यूके SSS का जो कार्यभार है, दोनों में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और क्या अंतर आप पाते हैं, और क्या अपेक्षाएं, क्या एक्सपेक्टेशन, किस तरह के सवाल आपके पास बच्चों के आ रहे हैं इस समय? देखिए, दोनों का काम अगर देखा जाए अलग अलग, एक तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है, क्राइम कंट्रोल की बात है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की बात है, वो डिफरेंट वर्क है, पुलिस का बिल्कुल स्पेसिफिक वर्क हो गया। इसमें भी स्पेसिफिक वर्क है, क्योंकि आपको भर्ती करने हैं, नए लड़कों को नौकरी देना है, पारदर्शिता से नौकरी करना, उनको एग्ज़ाम कराने हैं, समय से कराने हैं। इसमें चुनौतियाँ इस तरह की आती हैं कि एक तो जिस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम आप कराएं, उस डिपार्टमेंट के नियमावली में, उनके नियम में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं हम लोगों को, तो अलग विभाग से कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक चुनौती कह सकते हैं इसको आप। इसके अलावा पारदर्शिता तरीके से, पारदर्शी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम हो,
शुचिता के साथ एग्ज़ाम हो, ये अपने आप में चैलेंज के साथ साथ आपको करना भी है। ये आपको करना ही होगा, या आपको दिखाना भी होगा। और जितनी भी एजेंसीज हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कितनी निगरानी आप रख सकते हैं, किस हद तक रख सकते हैं, वो आपको करना होगा। एक्सट्रीम तक जाना होगा आपको। हर वो इंसान, हर वो संस्था, हर वो डिपार्टमेंट या हर वो कंपनी जो हमारे एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है, उन पर कितनी पैनी नज़र आप रख सकते हैं, वो आपकी काबिलियत पर है। हमारी कोशिश है कि सारे सिस्टम हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करे, पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, और कहीं पर कोई गलत मीन्स से, गलत तरीके से भर्ती ना हो, जिसका एक बहुत बड़ा मजबूत कानून भी हमारे यहाँ है, नकल विरोधी। एक सबसे मजबूत कानून पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पहले सबसे पहले शुरू हुआ। कई स्टेट इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, वो भी इस कानून को और आगे बढ़ाने की कोशिश, मतलब इस कानून के पैरेलल जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट हमको है एग्ज़ाम कराने में, क्योंकि कोई बच्चे अगर इसके चपेट में आ गए तो उसका कैरियर करीब करीब मान के चलो ख़त्म हो जाए। और जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व होगी, वो शायद दोबारा हिंदुस्तान में नकल को लेकर आप बात कर रहे हैं। नकल को दोबारा शायद अगर कोई कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो गई तो शायद हिंदुस्तान में कहीं और जगह एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। बच्चे अगर पकड़े गए इसमें तो 5 साल तो कहीं नहीं, 5 साल तक तो डिबार हो ही गए, और 5 साल के बाद न पढ़ने की उम्र रहेगी उसकी, न पढ़ाने लायक रहेगा। तो इस कानून का भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट इन एग्ज़ाम को कराने में है। और मेरा इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी शॉर्टकट या नकल इसके चक्कर में मत पड़िए। सर, कोचिंग सेंटर्स जहाँ पेपर लीक होने की खबरें या इस तरह की बातें आती हैं या बीच में आई भी, क्या वो कोचिंग सेंटर्स, तमाम कोचिंग सेंटर्स, एक मैसेज भी चले जाए ताकि क्या वो कहीं ना कहीं रडार पे रहते हैं? देखिए, आज न्यूज़ में, पेपर में एक खबर है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ये क्लेम नहीं कर सकता कि 100% बच्चे मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, अभी गाइडलाइंस बनी है, और उस गाइडलाइंस का फ़ायदा होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे सब निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, उसका एक गाइडलाइंस कुछ बनी है। शायद हम अभी कोशिश करूँगा मैं उसको कहीं से निकालूँ उसकी कॉपी। और कोचिंग सेंटर पर तो दिमाग हमेशा रहता है। कोचिंग सेंटर जो हमारे यहाँ पिछले बार कुछ संदिग्ध पाए गए थे, उन पर भी हम लोगों ने DMSSP को उनकी लिस्ट भेजी है हम लोगों ने। इसके अलावा जो उस टाइम पुराने एग्ज़ामों में इन्वॉल्व रहे हों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी लिस्ट भी हम लोगों ने हर ज़िले को भेजी है कि इनका वेरिफिकेशन करें, कर क्या रहे हैं। जो इन्वॉल्व थे पिछले बार जो प्रकाश में आए हों, उनकी लिस्ट भी हम लोगों ने, कुछ ज़िलों से वेरिफिकेशन आया भी है। एक अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट वाले जिनकी लिस्ट हमने भेजी, उनका वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं, और उनकी कैसे घूम रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी आजीविका क्या है, उनका कैसे भरण पोषण हो रहा है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो आसान हो जाएगा। तो उस लेवल पर भी हम लोग जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। सर, जब सिस्टम की बात करते हैं, ये तो आपने कहा कि बाहरी जो सिस्टम है, जो बाहरी सिस्टम जो आपके कंट्रोल पे नहीं है एक तरीके से, लेकिन आप उसे कंट्रोल पे करना चाह रहे हैं कानून के माध्यम से। सर, एक UKSSC को लेकर एक बात हमेशा से उठती रही है, क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं यहाँ के। जैसे लास्ट टाइम हमने देखने को मिला, बड़े सवाल आपसे भी पूछे गए, स्केलर का एग्ज़ाम या तमाम एग्ज़ाम, LT का या तमाम एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस थे, ऐसी बातें उठी। दूसरी चीज़ ये उठी कि जो स्केलर का जो एग्ज़ाम हुआ, उस पर जो बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, उनको भी एडमिट कार्ड दे दिया गया रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। तो सर, ये चुनौतियाँ दोबारा ना उठे, क्योंकि सवाल एक बार उठा है, दोबारा ना उठे, क्योंकि आपसे मैं पिछली बार मिला था, आप इंटरव्यू किया, आपने कहा था कि इसको करने के लिए आपने बहुत एक जिम्मेदारी से आपने एक बात कही थी कि जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, जो बाकी अन्य स्टाफ है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग की आपने बात की थी, एक बेहतर ट्रेनिंग कि सीखे और अपडेट करना पड़ेगा समय के साथ। उसके लिए आपने क्या किया सर? आउट ऑफ सिलेबस करने का कोई इस बार ना हो, नहीं होगा, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। देखिए, अगर आपका हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया हो, जैसे आप आजकल देखा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी हल्ला हुआ बीच में, अभी हो रहा है सर, हिंदी और इंग्लिश के। देखिए, सिलेबस नया बना, और तो नए लड़कों को लगता है कि बाहर से हो गया, जबकि जब हम लोग विज्ञप्ति निकालते हैं उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे बीएड में पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन आते, आपके पूरे बीएड के पूरे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह की बातें हुई थी। इसलिए आउट ऑफ सिलेबस भेजने का कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं है। जो डिपार्टमेंट भेजता है उसके हिसाब से उनके सिलेबस को हम तैयार करते हैं। कोशिश यही होती है कि कभी भी आउट ऑफ सिलेबस न जाए, और हमेशा ये रहता है कि सब एक मॉडरेट टाइप का, हर तरह के होती है ना, एक होता है कि पास हो जाए, एक थोड़ा सा ठीक हो, एक बहुत अच्छा हो।
इस तरह से पेपर बन की सेटिंग हो। ऐसा नहीं कि साहब ऐसा पेपर बना दो कोई पास ही ना हो। हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं सिस्टम वही है, एक लड़का वो जो 33% पास करे, एक 60-70 जाए, इस तरह से पेपर बनते हैं। और इस तरह से जो LT वाला जो आप पिछले बार जो आउट ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, LTO स्किलर वाला, स्केलर में नहीं था, LT में था। और चैलेंज जो क्वेश्चन हुए थे उसमें कोई भी कहीं पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। दोनों कंट्राडिक्टरी हो गया ना। एक तो आपने कहा साहब सिलेबस से बाहर कर दिया आप लोगों ने, किसी भी स्टूडेंट ने शायद मेरे ख्याल से जो मैंने देखा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर दिया जो सिलेबस में नहीं था, तब तो बात हो, स्पेसिफिक बात हो ना, जनरल बातें नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि कोई सवाल स्पेसिफिक नहीं बताया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप ये कहते साहब सिलेबस से बाहर से आ गया, अब मुझे पता कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो उस पर चर्चा हो। ये भी एक बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। जो सवाल इन जनरल, बर्तुले जी का कहना है कि इन जनरल मत बताइए कि आउट ऑफ सिलेबस था, जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस लगता है तो सवाल पर्टिकुलर उसे इंडिकेट करके बताइए। बिल्कुल, तभी तो तभी उसका परिणाम, तभी उसका हल भी निकलेगा ना। संबंधित विभाग से आप पूछ पाएंगे, आप कह रहे हैं। नहीं, हम भी देख सकते हैं उसको, फिर हम भी देख सकते हैं, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए साहब, नहीं आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चन हो गए साहब इसलिए इसको ये करो, नहीं हो सकता। स्पेसिफिक आइए, स्पेसिफिक बात करिए। और जो हम लोगों ने जो चैलेंजेज आए थे, जो इनको जो क्वेश्चन लोगों ने चैलेंज किया था, हर क्वेश्चन का हम लोगों ने जवाब बना करके भेजा है, एक्सपर्ट के थ्रू क्वेश्चन का हल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्केलर में आपने कहा कि जो पास नहीं हुआ था उनके दोनों पेपर जो निकले अल्मोड़ा में, उसके हमने SSP अल्मोड़ा को टिप्पो तभी वहीं कर दिया था कि ये गलत है, ये एग्जाम में पास नहीं हुए। हमारे यहाँ से वो सवाल इस पे भी ये उठे थे, हमारे यहाँ से जनरेट नहीं हुआ ना। अच्छा, हमारे सिस्टम से जनरेट नहीं हुआ। जो हमारा जो जिस माध्यम से मेरा वो जाता है एडमिट अधिकार कार्ड, क्षेत्र नहीं अधिकार नहीं, जिस कंपनी के थ्रू मेरा एडमिट कार्ड जनरेट होता है उसके थ्रू नहीं हुआ। अच्छा, वहां से नहीं हुआ ये। नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच कर रहे होंगे वो लोग, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ उनको, इंक्वायरी करेंगे उसकी। तो वो इलीगल तरीके से निकाला उन लोगों ने, वो उस रोल नंबर में निकला जब उसका वो हुआ होगा, जब उनका शायद फिजिकल हुआ था, जब उस वाले पे उन्होंने निकाल लिया अपना, निकल गया होगा। तो इस वाले का तो एडमिट कार्ड था ही नहीं ना वो हमारे एग्ज़ाम का, तो गलत तरीके से निकालोगे तो उसमें कार्रवाई भी होगी, जांच होगी, अगर गलत पाएगा तो कार्रवाई भी होगी आपके खिलाफ, लीगल कार्रवाई होगी। ये आपके UKSSC का चार्ज आपके द्वारा संभालने के बाद UKSSC को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग की मायने से, हम ट्रेनिंग के माध्यम से बोले या किसी भी माध्यम से बोले, आपने इसे अपग्रेड करने के लिए UKSSC को क्या आपने किए हैं सर? देखिए नोटियाल जी, इस मुद्दे में कई बार आपसे पहले ही बात कर लिया। देखिए हम लोगों का, देखिए आदमी में किसी भी संस्था को अच्छा करने के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ट्रेनिंग के माध्यम से भी हो सकता है, दूसरे ज़िले के सिस्टम को भी अडॉप्ट करके हो सकता है, दूसरे ज़िले के जाकर स्टडी करके भी हो सकता है। और जो टेक्निकल सपोर्ट हैं आज के डेट में, काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि वो कहीं से लेना हो ले। अभी असम मैं भी गए थे हमारे लोग, वहाँ पर कोई सेमिनार वगैरह हुआ था, उनके प्रैक्टिसेस को भी, अच्छी चीज़ों को भी हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ से जैसे उन्होंने कहा भाई एक ही एग्ज़ाम हो या 2 एग्ज़ाम हो, एक जनरल एग्ज़ाम हो, एक टेक्निकल एग्ज़ाम हो, अगर ऐसा होता है तो और अच्छा है कि आपको हर 4 महीने एग्ज़ाम करने से अच्छा साल में 3 एग्ज़ाम कराइए। आप 3 एग्ज़ाम कराएंगे तो उसका आसान होगा। दूसरा ये है कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें शायद ऐसा भी हो सकता है कि साहब हम एक स्केल के पूरे स्टेट का एक एग्ज़ाम कराएं, उसके बाद उनको बांटें, ये भी हो सकता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक रूप से जो टेक्निकल सपोर्ट चीज़ें होती हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक कहिए, चाहे आईरिस कहिए, चाहे AI कहिए, चाहे लाइव टेलीकास्ट की बात करिए, जो बेस्ट चीज़ें हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और हम हर साल कोशिश करते हैं कि नया टेंडर हो और नए नए वेंडर इसमें आए, और उनको फाइनल अलॉटमेंट से पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन हर स्टेज पर हो, ताकि कोई ऐसा कंपनी ना आए जो पहले से कहीं ख़राब काम में इन्वॉल्व हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ, टेंडर के साथ वो आए। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो भी पीछे खामियां रह जाती है, जो भी, अब उसको तत्काल दूर करने के प्रयास भी UKSSC द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि आगे वो सेम सवाल दोबारा ना आए। देखिए हर एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर एग्ज़ाम जब आप कराते हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ नई निकल आती है। वहाँ कोई चीज़ नई निकल आती है, भाई यहाँ ये गलती कैसे हो गई, उसको अगले एग्ज़ाम में वो ना हो, ये आपको करना पहले पड़ेगा।
तो हर एग्ज़ाम के जो अच्छी चीज़ें बढ़िया हुई एक तरफ, जहाँ कोई गड़बड़ हुई या परेशानी हमको हुई वो अलग तरफ। तो हमेशा असफलता से सीखिए। अगर आप कहीं असफल होते हैं तो उससे सीखिए, तो आप लिए बात सफल हो जाएंगे। उससे घबराइए मत। कोई गलती हो गई बिल्कुल एडमिट करिए, हाँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन उससे आप सीखोगे तो अगली बार गलती आपकी नहीं होगी। इसलिए हमेशा एक सीधे सीधे प्रिंसिपल है, असफलताओं से घबराने के बजाय उससे सीखिए और अगले वाले एग्ज़ाम में आपकी गलतियाँ फिर नहीं होंगी। यहीं घबरा गए आप तो फिर हो गया काम, आपका भी नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन बड़ी मोटिवेट कर रही है मुझे आपकी। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल ईमानदारी से करिए। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम कराना, पूरी पारदर्शिता एग्ज़ाम कराना। उसके बाद भी अगर कोई गलती हो जाती है, अननोइंगली हो जाती है, तो उसको हम ठीक करेंगे, उसको एडमिट भी करेंगे, हाँ गलती हुई। और नोइंगली किसी ने किया तो उसके लिए फिर एक ही जगह है, एक ही इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। इंटेंशनली किसी ने किया तो फिर उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है आपके खिलाफ FIR, आपके खिलाफ कार्रवाई, आपके खिलाफ जेल। वो आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कई बार हम कई रोज एग्जाम करा रहे हैं, कोई गलती हो सकती है, अज्ञानता से हो जाए अलग बात है, जान के करोगे तो फिर बचोगे नहीं। तो आपकी बातें बड़ी मोटिवेट कर रही है, लग रहा है किसी लीडर से बात कर रहा हूँ। और लीडर, मैं कहता हूँ लीडर के लिए कहता हूँ लीडर, और लीडर किसी फोर्स जो आर्मी और पुलिस फोर्सेस में जो एक फ्रंट में रहकर ये भी सर बड़ी अच्छी लाइन है, मैं कहूँगा, मैं खुलकर तारीफ करूँगा। बिल्कुल फ्रंट पे आकर जवाब दे रहे हैं, तो ये भी बेरोजगार युवाओं को समझना पड़ेगा कि अब तक तमाम प्रदर्शन होते हैं, बच्चे मांग उठाते हैं, कितने और अधिकारी हैं जो खुलकर आते हैं, सामने आते हैं और बच्चों के जवाब भी देते हैं जो वाजिब सवाल हो। मैं कहूँगा जो वाजिब सवाल हो वो पूछिए, जवाब मिलेंगे। नहीं, बच्चे बिल्कुल पढ़ें, पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान मेहनत कर रहे हैं लड़के। और LT वाले में संशय है, लोग मेरे पर रोज सुबह सुबह मैसेज करते हैं कि साहब वो सेकेंड वीक में था, साहब थर्ड वीक हो गई। तो मैंने आपको बता दिया कि किन कारणों से हम थोड़ा सा उसको रुक गए हैं। धैर्य रखें और 18-19 सोमवार मंगल तक प्रत्येक दशा में मेरी कोशिश होगी कि LT के बच्चों का रिजल्ट निकाल करके उनका वेरिफिकेशन। कोर्ट की आप हियरिंग जो बता रहे हो वो कोर्ट की बात में नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट मैंने 18 को कोर्ट खुलेगी, उससे तो डेट लंबी है उसमें, लेकिन हम 18 कोशिश करेंगे कि थोड़ा अर्जेंसी में उसको सुना जाए। और हमारी कोशिश होगी कि 18-19 में रिजल्ट निकले और उनका टाइम से फिर वेरिफिकेशन हो और दिसंबर तक वो नौकरी पाएँ। और एजुकेशन शिक्षा विभाग में जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश हमारी होगी 18 या 19 तारीख में, मेरा प्रयास है। और अगर कोई कोर्ट से बहुत ही एडवर्स हो गया बात अलग है, अदरवाइज़ हमारी कोशिश होगी कि हम कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रखें, शिक्षा विभाग अपनी बात रखें और हमको रिलीफ मिले और बच्चों का रिजल्ट हम निकाल पाएँ। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो अभी तक देखता आया हूँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो शिक्षक है उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी जो वैकेंसीज है वहाँ भी चीज़ें हो रही है, और जो रोज़गार है, क्योंकि रोज़गार का जो मसला सीधा सीधा मर्तुले से करेक्ट हो जाता है। बच्चे सीधा सवाल पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, और होता भी है, क्योंकि माता पिता भी पूछते हैं अक्सर बच्चों से, बेटा आप क्या करोगे। सर कुछ सवाल उठा लेते हैं बच्चों के, बड़े वाजिब सवाल हैं। सर पूछ रहे वाहन चालक भर्ती, ये है उपेंद्र है सजवान। वाहन चालक भर्ती 2021 का रिजल्ट 6 जून 2024 को जारी किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। इनकी वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी? इसकी कोई वेटिंग नहीं निकलने वाली है, क्योंकि इसमें नई विज्ञप्ति निकल करके नई भर्ती हो गई है और दिसंबर में हम उनका ड्राइविंग टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है सर। LT का रिजल्ट कब आएगा आपने सर बताइए? मैंने बता दिया LT का दे दिया, ठीक है। सर ये सिलेबस को लेकर बात हो रही है, मुझे लगता है कुछ शक है। आयुष लिखते हैं उत्तराखंड लिखने वाले 100 इतिहासकार होंगे। मर्तोली जी ने कहा था कि उत्तराखंड लिखने वाले 100 इतिहासकार होंगे, तो क्या अब अभ्यर्थियों को 100 किताबों को पढ़ना होगा जिस हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस पेपर बन रहा है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस की बात ही नहीं है ना। मैंने इस रेफरेंस में किया था कि उत्तराखंड के इतिहास लिखने वाले 100 हैं। हर आदमी लिख रहा है किताब, मैं भी लिख रहा हूँ, आपने भी लिखा, कोई और लिख रहा है। और ऑथेंटिक कौन सी बुक है
किसको आपको पढ़ना चाहिए ये आप सेलेक्ट करिए। मतलब इतना देखिए किताब लिखने का, देखिए अब कोचिंग सेंटर वाले भी किताब लिख रहे हैं, अब उसको पढ़िए, उसको भी पढ़ रहे होंगे लोग, हो सकता है उसमें गलतियाँ हों। तो कभी भी जब भी आप किताब पढ़ें, मैं अभी भी कह रहा हूँ जब किताब पढ़िए, देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं जिनकी किताबें रिकॉग्नाइज हैं, मान्यता प्राप्त हैं, जिनको हर जगह पढ़ाया जाता है, ऐसे बुक पे जाओ ना, स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। आप कुंजी और ये छोटे मोटे पर मत जाओ, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी 100 कहने का मतलब मेरा तात्पर्य था कि हर आदमी लिख रहा है। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है कि उत्तराखंड इतिहास लिखो, किताब बाजार में आ जाएगी, बिक जाएगी मेरी। ये तो प्रोफेशन भी है एक तो होता है कि शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि भाई मैं उसके लिए ऑथराइज हूँ, मैंने पढ़ा है, किताब लिखता हूँ। एक होता है किताब लिख लो यार, दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया ना यार। बिल्कुल। तो इसलिए गैस पेपर कुंजी की बात पिछली बार मैंने आपसे कही थी, कोई भी छाप देता है फलाना पब्लिकेशन के साथ 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, गैस पेपर पढ़िए आप, यह नहीं हो सकता, वो समय खत्म। अब आपको थॉरो होना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। शॉर्टकट पढ़ोगे, ऊपर पढ़ोगे नहीं हो, तो डिटेल में जाइए ना। डिटेल में जाइए, पढ़ाई करनी पड़ेगी। आयुष का जवाब मिल गया होगा। आयुष्का लिखती है, सर एलटी का रिजल्ट निकल भी नहीं रहा है और ये इस जन्म में, या पूछ लेना सर से एक बार, अगर नहीं देना था तो बोला क्यों था, 10 दिन में निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। इसका जवाब मैं दे चुका, वो दे चुके हैं, अब जवाब दे चुके हैं, पीछे था। सर एक है कि जेल फार्मासिस्ट, अनुश्रवण सहायक, वैज्ञानिक सहायक, फोटोग्राफर, विधि सहायक, इनकी वैकेंसी कब निकल रही है सर? नहीं, इनका भी मैंने, अब आप मेरा कैलेंडर देखेंगे तो उसमें इनका शेड्यूल मैंने डाल दिया है। तो जो टेक्निकल टाइप के एग्ज़ाम है, जेल के फार्मासिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, इनके साथ एक साथ एग्ज़ाम करेंगे। इसका मेरे ख्याल से अगस्त से सितंबर मैंने कहीं शेड्यूल डाला, करेंगे उस टाइम। सर लिखते साथ में इनका सिलेबस पुराना ही रहे, पोस्ट पे 30 जून 2021 में जिसने फॉर्म भरा था फीस माफ़ हो जाए, उनकी आयु 30 जून 2021 से काउंट हो। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? वही सर, जेल फार्मेसी। उसकी तो अभी इसकी वैकेंसी निकली कहाँ? अभी तो कोई विज्ञप्ति निकली नहीं इसकी। ठीक है सर। सर आईटी रिजल्ट की कंफर्म डेट बता दीजिए सर। गणेश गोनियाल लिखते हैं, सर से पूछिएगा कि आईटी रिजल्ट की कंफर्म डेट बता दीजिए। आईटीआई की बात करो आप? आईटी लिखा था, आईटीआई की बात होगी। आईटीआई अनुदेशकों के एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसी 20 से सर? हाँ, इसी 20 से, नवंबर 20 से। ठीक है। और संडे को 3 शिफ्ट में होगा, बाकी दिन 1 शिफ्ट में होंगे, क्योंकि इसमें 12-13 ट्रेड हैं करीब। तो इसमें बहुत दिक्कत ये आ रही कि एक बच्चे ने 3 ट्रेड भरा हुआ है। अच्छा। तो एक बच्चा 3 बार एग्ज़ाम देगा इसमें अपने अपने ट्रेड में, जो विशेषकर जो आईटीआई हैं। तो संडे को हमको स्कूल का तीनों शिफ्ट मिल जा रहा है, और जिस दिन स्कूल कॉलेजेस हैं केवल हमको शाम का फेज मिल रहा है। उसका शेड्यूल 20 तारीख से शुरू होकर के मेरे ख्याल से 9 दिसंबर 12-13 तक है, 14 तक है। उसकी अभी एडमिट कार्ड इशू होने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल है कल पेपर में हमने दे भी दिया है, और उसको पढ़ना चाहिए लोगों को। एग्ज़ाम 20 से होंगे। मतलब ये अच्छी खबर है, एक मतलब ये जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है और सराहनीय भी है। सर स्केलर रिजल्ट कब आएगा? प्रोमॉक्स ये लिखते हैं सर, स्केलर रिजल्ट कब आएगा? स्केलर रिजल्ट कब आएगा? नहीं, तैयार हो गया, अगले हफ्ते इसका रिजल्ट निकालेंगे। अगले हफ्ते निकल जाएगा। ठीक है, तो एक दिवाली के बाद एक खुशखबरी मिल जाएगी। मेरी कौन से पहले एलटी निकले, उसके बाद स्केलर निकले, क्योंकि एलटी उससे पहले एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि एलटी मेरे पास दोनों तैयार है, मेरे पास रिजल्ट। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि एलटी निकल रहा है 17 को, 18 को निकलता है, ठीक हो जाता है, तो अगले 2-4 दिन में स्केलर लेकिन निकालूंगा नवंबर में। एलटी वाले भी खुश हो जाए, पहले एलटी का निकलेगा फिर स्केलर का निकलेगा। और एलटी वालों से तो एक मैसेज स्पेशल देना चाहूँगा, थोड़ा धैर्य भी बनाए के रखें। कारण क्या है, आप शिक्षक होने जा रहे हैं, आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा आप गुरुजी होंगे, और आप जो पढ़ेंगे, जैसा धैर्य दिखाएंगे, वही आप अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएंगे। और यकीन मानिए आपके ऊपर बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की भी। ये सर एलटी वालों के लिए मैसेज। ठीक बात है। इसलिए मैं लिटिगेशन बहुत हो रहे हैं, लिटिगेशन एलटी में ज़्यादा हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में एलटी चाहे गेस्ट लेक्चरर है वो वहाँ चला जा रहा है, कोई वेटेज मांग रहा है। तो लिटिगेशन भी काफ़ी हैं, और हमारी लिटिगेशन में भी हमारे पूरे लॉ पॉइंट पे हम लोग काफ़ी मजबूती से फिर अपनी को तैयार करके हम लोग कोर्ट में चलते हैं। लिटिगेशन है, इसलिए थोड़ी सी कभी बिलम्ब हो जा रहा है, इसलिए हो जा रहा है। ठीक है सर। सर आबकारी सिपाही का रिजल्ट कब तक आएगा? आबकारी सिपाही रिजल्ट मेरे ख्याल से तैयार हो गया, शायद मेरे ख्याल रिजल्ट निकला तो नहीं, मेरे ख्याल वो भी निकलेगा इसी महीने। तैयार हो गया हमारा आबकारी वाला, तैयार हो गया। इसमें मेरे ख्याल रिजल्ट निकल गया ना, BOPRD वाला निकला है अभी।
ग्रेजुएट लेवल ये भी निकाल देंगे हम, इसकी तैयारी पूरा हो गया हमारा। क्योंकि सर 1 घंटा पहले किया है सर, तो अभी होता तो पता होता आप करिए। कर देंगे हम इसका रिजल्ट भी इसी मतलब हमें दिसंबर 24 तक ये सारे जो आप बता रहे हैं ना, LT हो गया, स्केलर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये जो परिवहन के हो गया, सब निकालेंगे इसको, इनके सब कंप्लीट हो गए हमारे एग्जाम। क्योंकि सर इसके अंदर कन्फ्यूजन ये था कि विशाल कहते हैं कि 2 महीने पहले बोला था इस सप्ताह दे देंगे, अब तक कुछ नहीं आया सर, रिजल्ट को 6 माह हो गए हैं। देखिए मेरी एक और मेरा अनुरोध है कैंडिडेट से कि अब ऐसा हो गया ना कि सुबह मैं अगर अब अपना व्हाट्सअप चलाता हूँ तो उसमें 5 मैसेज होते हैं कि साहब LT का रिजल्ट कब निकाला, स्केलर का रिजल्ट कब निकल रहा है, या फ़ोन करेंगे कि साहब उसका रिजल्ट कब निकल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास कमीशन के बहुत काम है, हम जानबूझ के कोई विलम्ब नहीं करते, टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी देर हो जाती है। मैं केवल एक एग्ज़ाम को मानता हूँ, हमारी लेट हो गया था जो ग्रेजुएट लेवल पे, उसको रिजल्ट निकाल दिया अभी हम लोगों ने। उसमें थोड़ी विभाग और हमारे बीच में थोड़ी वो थी, कोऑर्डिनेशन में कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन विभाग ने कुछ वैकेंसी ऊपर नीचे किया था। बाकी सारे एग्ज़ाम मेरे टाइम पर हैं और मेरी कोशिश होती है कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी मैं निकालूंगा उतना ही आसान है, उतना ही आराम भी रहता है, उतनी ही शंकाएँ ख़त्म हो जाती हैं। लेट करोगे नुकसान होगा, संशय होता है दिमाग में। और इसलिए जो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखिए और फ़ोन करके, दिन में फ़ोन आएगा कि साहब LT, अभी सुबह मैंने करीब 5 मैसेज में देख रहा था कि सर रिजल्ट LT का कब निकाल लो, फिर फ़ोन आएगा साहब मैं फलाना कैंडिडेट बोल रहा हूँ। तो देखो अब हम हो सकता काम कर रहे हूँ, कहीं बिजी हूँ, इरिटेट भी हो जाता है कभी कभी आदमी। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी से बच्चों को ऐसे इरिटेट होकर बात ना करें भाई, क्योंकि वो परेशानी वो भी है, उसकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी चिंता भी समझो और मेरी मजबूरी भी समझो। डिले का कारण एक ही हो सकता है, कभी कभी लीगल पॉइंट पे हो जाता है, अदरवाइज हमारा काम, हमारा रिजल्ट बिल्कुल टाइम से है। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्दी निकाल करके मैं जनवरी से नए एग्ज़ाम नए तरीके से नए अंदाज में करूँ। ये मेरा कोशिश है, जो पुरानी पेंडेंसी है इसको ख़त्म करूँ। सर ये है भी, मैं आपकी की बात पे कहूँगा, जब बच्चों से बात होती है वो तो इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो मर्तुला जी ने जब जिम्मेदारी संभाली UQ-SSC के, तो एक बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि पहले बहुत एक UQ-SSC की जो छवि थी बड़ी धूमिल हो गई थी। आपने जब संभाला सर जिम्मेदारी, बड़ी अपेक्षा बधी, और आपने जो पहला एग्ज़ाम करवाया आपने पहला एग्ज़ाम, वाकई आपकी जो छवि सर उससे चमकी। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में थोड़ी सी डिले हुआ तो उसको लेकर थोड़े सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन पहला एग्ज़ाम जो कराया है सर उसके लिए आपकी तारीफ भी करते हैं बच्चे। हम जिसे बच्चे को कहते हैं वाले मर्तुलिया जी अगर दोबारा फॉर्म पे आ जाए। कोई एग्ज़ाम अगर आप मेरे सारे एग्ज़ाम देखेंगे जो हमने कराए 2023 से लेकर अब तक, मैं केवल ग्रेजुएट लेवल को मानता हूँ, मुझसे करीब 9 महीने लग गए उसमें। और उसके लिए मैं कमीशन को दोषी डायरेक्टली नहीं मानता। उसमें पंचायती डिपार्टमेंट के जो पोस्ट थे BOPRD वाले जो क्या होते हैं, वो उनके यहाँ पंचायत सेक्रेटरी, उसको लेकर के बहुत भ्रांतियाँ वहाँ हुई, बहुत उनका कन्फ्यूज़न रहा, सीटें घटने लगी, बढ़ने लगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम लड़के जो वैकेंसी उसको हम करें। कभी डिपार्टमेंट के ऊपर जो परेशानी हुई, डिपार्टमेंट से ऊपर थोड़ा सा दिक्कतें हमारे उनके बीच में हुई या वैकेंसी को लेके हुई, उसमें हमें बहुत दिक्कत हुई। मैंने कई बार सेक्रेटरी पंचायत से, डायरेक्टर पंचायत से बात की कि भाई जो भी आपको करना है आप करिए, आप भेजो, लेकिन हमारे उसको क्लेरिफिकेशन दीजिए हमें आप। सब बिल्कुल विलम्ब हुआ, लेकिन निकला रिजल्ट, निकल गया है उसका रिजल्ट, लोग अपना ज्वाइन कर रहे होंगे उसमें। बल्कि जो BOPRD थे वो शायद 10 तारीख को इन लोगों को उनको नियुक्ति पत्र देने का भी चल रहा था यूथ फेस्टिवल में, शायद हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, उसमें विलम्ब हुआ। बाकी एग्ज़ाम हमारे देखिए टाइम से हैं और कोई एग्ज़ाम इतना लेट नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं सबसे पहले एग्ज़ाम का तुरंत मैं आपको आंसर की दे दूँ, वो रिजल्ट हो गया अपने आप में। आपको पता है मेरे मेरिट कितने आ गए। अब पूरे प्रोसेस में अब आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना लिखने के बाद, इतना समझाने के बाद, विज्ञप्ति में लिखने के बाद भी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। वो साहब सर्टिफिकेट नहीं देता कि साहब मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, NOC नहीं लाती। तो कैंडिडेट को भी देखना चाहिए, जब मेरा DV हो रहा है, अगर रिटर्न क्वालिफाई कर दिया मैंने, जब मैं DV में जा रहा हूँ तो पूरी तैयारी से जाए। एक पेपर कम लेके क्यों आते हैं यहाँ? फिर मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, फिर आएगा साहब मेरे को हो नहीं पाया, मुझे 1 हफ्ते का और टाइम दो। नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे साहब इनको क्यों नहीं दे रहे हैं टाइम, आप उसको टाइम दो, आप क्यों दे रहे हैं टाइम? आपको मैंने कहा इस तारीख को DV के लिए आना, पूरे पेपर के साथ आइए, आप नहीं आ रहे हो। उसके बाद भी हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं बच्चों को कि भाई तू अपनी बात बता, 1 हफ्ते में दे दे। तो ये डिले के कारण हो सकता है। दूसरा डिले का कारण बताऊँ मैं आपको, एक जो क्वेश्चन को हम चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं,
आप जब कंफर्म हो तभी उसको चुनौती दीजिए। जितने क्वेश्चन चुनौती दें, चैलेंज होंगे, उतना ही समय वेस्ट होगा आपका। फिर उसके लिए डेट तय होगा, फिर एक्सपर्ट आएंगे, फिर एक्सपर्ट बैठेंगे, आपका महीने भर तो वैसे लेट हो गया, 1.5 महीने, और क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई आज ज़्यादा तो और समय लगेगा। तो ये टाइम बढ़ने के कारण क्वेश्चन जो चैलेंज करने, देखिए उस चैलेंज में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ड्रॉप होते हैं, बहुत कम, एक हो सकता है। तो फिर आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक लड़के ने भेजा, मैं 1 से 100 नंबर सबको चैलेंज करता हूँ, नीचे अपना रोल नंबर लिख दिया, पता, तो मेरे हिसाब से उन्हें 100 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, कारण नहीं लिखा, कारण नहीं था ना, तो वेस्टेज है, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे और हो। जो बेचारे जो मेरा भी प्रोग्राम टाइम देख रहे हैं, जो अपने वाजिब हक के लिए खड़े हैं, वो का भी टाइम वेस्ट है। टाइम बर्बाद कर रहे हो, बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम टेकिंग है ये। ऐसा तो नहीं आज चैलेंज के कल ही कर दूंगा मैं, एक चैलेंज क्वेश्चन चैलेंज होगा तो मुझे 5 एक्सपर्ट बुलाने पड़े, 3 एक्सपर्ट बुलाने पड़े, वो एक्सपेंड, उसमें खर्चा, उतना टाइम वेस्ट हो गया उनका, उन बेचारों वो टीचरों को बुलाएंगे, उनको 3 दिन लग जाएगा यहाँ पे। तो समय के साथ साथ वित्तीय घाटा, वित्तीय लॉस, वित्तीय नुकसान भी डिपार्टमेंट को और सरकार को है। समय का बिल्कुल, समय दोनों खतरनाक। समय बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, रिजल्ट लेट हो रहा है, और सब्र उनका, वैसे ही बच्चे थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमको वित्तीय भार पड़ रहा है कि एक्सपर्ट जो है उसको पैसा देना है, आपको टीएडीए देना है, होटल की व्यवस्था करनी है, तो वित्तीय भार भी पड़ रहा है हमें, डिपार्टमेंट को, हमारे कमीशन को, बच्चों का समय खराब हो रहा है। तो मेरा बच्चों से अनुरोध यह है कि जब तक आप श्योर न हो तब तक आप चुनौती न दें। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार हम हर क्वेश्चन जो चैलेंज करेंगे उस पैसा लेंगे आपसे 100 रुपये। अच्छा, तो ये ताकि प्रवृत्ति, आप इंटेंशनली ना करें, आप कह रहे हैं आपको जहाँ लगे आप वहीं करें, ये प्रवृत्ति कम होगी, जानबूझ के ना हो आप ही का। नहीं होगा कि हम कमीशन को चलो बैठे 4 क्वेश्चन चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं। किसी का क्वेश्चन अगर सही है नहीं है, जब आप बिल्कुल श्योर हैं। सर अगर एक चीज़ बताइए सर, एक सवाल है मेरा, आपने 100 नंबर की फीस तो रख दी कि अगर उसका क्वेश्चन जो भी रेस करेगा वो, लेकिन अगर बच्चा सही पाया गया तो क्या 100 का जगह उसे 200 रुपये भी देंगे सर इनाम के तौर पे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम ये कर सकते हैं कि साहब जिसने सही किया, जिसका सही हुआ उसको वापस कर दें, और जिसका गलत हो गया अपना गवर्नमेंट खजाने में जमा हो, ये भी सिस्टम हो सकता है। जिसने सही चैलेंज किया तो उसको 100 रुपये वापस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका नहीं हुआ, गलत हो गया, 100 रुपये गवर्नमेंट में जमा हो जाए, बस खत्म। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 100 रुपये का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता, गरीब लोग हैं सब हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, गरीब परिवार से सभी हैं। इसलिए समय का ध्यान रखिए, चुनौतियाँ, क्वेश्चन चैलेंज करने से पहले सोचिए, और बिल्कुल आप श्योर हो तभी करिए, है ना सर, टाइम वेस्ट अपना भी मत करिए, मेरा भी मत कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं एलटी का रिजल्ट, ये तमाम रिजल्ट्स होते हैं, तमाम ये लिटिगेशन के कारण कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी भी बाध्य हो जाता है, आप ये कह रहे हैं। ये भी लिटिगेशन है। अगर आप चैलेंज करते हैं मुझे क्वेश्चन को, हमारे कमीशन में अपने को, ये भी लिटिगेशन हो गया, ये डिपार्टमेंटल लिटिगेशन हो गए, एक लिटिगेशन हो गया, माननीय हाई कोर्ट चले जाएं आप, दोनों लिटिगेशन हो गए। एक लीगल कानूनी तो वैसे हो गया लॉ पॉइंट पे, एक हो गया भी मैं क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इसका आंसर डी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ये भी लिटिगेशन ही तो है। तो लेट हो रहा है, इसकी वजह से भी लेट हो रहा है। लेट होता है, देखिए आप एक ही क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तब भी आपको कम से कम 20 दिन लेट हो जाएंगे आप। ये समझना पड़ेगा बच्चों को। ये भी एक सवाल है, अब मर्तुला जी ने खुद एक सवाल किया है, अब ये देखने वाली बात होगी कि बच्चे इसे किस रूप में समझते हैं, कि अगर कोई सवाल अगर लगता है कि वाकई आउट ऑफ सिलेबस है तो उसे चैलेंज कीजिए, और विद पहले एक बार अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी एक बार सलाह मशवरा ले लें। किसी विद्यार्थी से सलाह मशवरा ना लें, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशवरा ले। सर ये मेरी राय है, ये बच्चों को क्या कहते हैं सर? देखिए अब जब आपने क्वेश्चन में आपको डाउट हो गया तो आप अपने किसी सीनियर से, जो इसके मास्टर एक्सपर्ट हैं उनसे, या जो आपके गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनसे पूछिए। विद्यार्थी समझ लीजिए, वो कन्फ्यूजन होगा। विद्यार्थी में तो कन्फ्यूजन हो सकता है कोई ब्रिलियंट हो, बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अपने गुरु से, जो आपके पढ़ाते हैं, जो आपके जिस पर आपको विश्वास है, ऐसे एक्सपर्ट से आप बात करिए, उसके बाद उसको देखना चाहिए। लेकिन खाली सुन करके चैलेंज मत करिए, उसका समय का वेस्ट, समय का नुकसान, और शासन मतलब हमको, कमीशन को वित्तीय भार से बचे। और सवाल के फिर यूके ट्रिपल एससी पे उठते हैं उसके बाद। नहीं, हम पे नहीं उठते, लेट हो जाए ये सब हम पे उठते हैं कि आपने लेट कर दिया। लेट के जो मैंने कारण बताया आपको यही है। ठीक है, तो सवाल पे आ जाते हैं सर। आपका रिजल्ट का आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है सर। सर वो जेल फार्मासिस्ट के सवाल हैं, ये वन दरोगा का नोटिफिकेशन दिसंबर तक जारी कर दिए सर,
जनवरी में जारी करने पर बहुत की आयु 28 पार हो जाएगी। 8 महीने से घूम रही हूँ। नोटिफिकेशन दिसंबर में निकाले वन दरोगा का। ये कोई बिटिया है, कंडारी हैं? नहीं, वन दरोगा का उसमें कुछ कमियां थी डिपार्टमेंट की, हमने वापस कर दिया है लेकिन हमने अपने शेड्यूल में उसको रखा है कैलेंडर में, उसके हिसाब से उसका एग्ज़ाम हो। ठीक है सर। विपिन कुमार अल्टी रिजल्ट का पूछते हैं, दोबारा नहीं पूछेंगे। अल्टी रिजल्ट का क्योंकि ऑलरेडी सवाल ले चुके हैं और वन दरोगा का हम ले चुके हैं सवाल। एक चीज़ मैं बच्चों से और निवेदन करूंगा, कृपया एक ही सवाल को 20-20, 30 बार ना पूछें, ना भेजें। उससे होता क्या है, जो वाजिब सवाल है औरों के, वो सवाल कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जो समस्याएं बर्तुल्ला जी ने भी बताई कि उससे होता क्या है कि जो बच्चे अपने सवाल पूछना चाहते हैं, जिनकी वाजिब मांगे, शायद वो ना पूछ पाएँ और वो सवाल दब जाए। तो ये बच्चों को भी थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि चाहे एलटी की बात हो, चाहे वन दरोगा की बात हो, चाहे स्किलर की बात हो, सब बराबर ही होते हैं। यूके ट्रिपल एससी जब फॉर्म जारी करता है तो सब बराबर ही होते हैं, एक ही पैरामीटर होता है, रोजगार। यही है ना सर? बिल्कुल सही बात है। सर कृपया अवगत करने का कष्ट करें। अमनदीप लिखते हैं कि कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति में राज्य संपत्ति विभाग में स्वागती के पद हेतु एक्सपीरियंस अनिवार्य है या नहीं? फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस न होने पर इस पद पर चयन नहीं हो पा रहा था। अब इस पे थोड़ा सा देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा हमें। अगर उसमें विज्ञप्ति में लिखा है उसको डिटेल में पढ़िए, अगर है तो बिल्कुल होगा। ठीक है सर। आबकारी का रिजल्ट आपने बता ही दिया। आबकारी आरटीओ का रिजल्ट सर कब तक? साथ ही है दोनों, कंबाइंड क्लब हुए थे एग्जाम दोनों साथ में। आबकारी का आपने बता दिया सर। और सर वैसे बता दीजिए मुझे, इस महीने कौन कौन से और रिजल्ट जारी हो रहे हैं सर? नहीं, इस महीने मैंने आपको बताया ना कि एलटी हमारा पेंडिंग है, स्केलर हमारा पेंडिंग है, और ये जो ट्रांसपोर्ट और ये परिवहन का पेंडिंग है, ये हमारा टारगेट है। और स्केलर का भी? इसके वाला वही स्केलर वाला दोनों मैंने बताया। और उसके बाद हमारा नवंबर में ऐसी 20 तारीख से हमारे ITI के एग्ज़ाम है। ठीक है सर। ये सब सवाल है सर, बाकी एक कॉमन सवाल ही हैं। आपने सारी चीज़ें बताई सर, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे और हर एक शो में कहता हूँ, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू गेट सॉल्यूशन ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम। संवाद ही समाधान का रास्ता है। जब आप बैठते हैं दोनों पक्षों के साथ, जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, अभिभावक यानी यूके ट्रिपल एससी की जिम्मेदारी है, तो एक अभिभावक है उनके रोजगार को एश्योर करना, उनकी क्षमता को परखना एग्ज़ाम के पैटर्न से, और उस एग्ज़ाम के पैटर्न को ईमानदारी से सेट करना और उस व्यवस्था को सही से कंडक्ट करना। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि उत्तराखंड में पलायन भी, रोजगार के नाम पे बहुत पलायन होते हैं। कहते हैं कि पहाड़ का पानी है, जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। तमाम लोग दिल्ली या मुंबई का रुख कर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने क्षेत्र में रहकर, उत्तराखंड में रहकर समान अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले रोजगार की। तो उसको एश्योर करना भी कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी की जिम्मेदारी होती है, वो कर भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं बर्तुल्ला जी की तारीफ़ करूँगा इस बात के लिए कि वो सामने आए और हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करी। और जब भी कोई वाजिब सवाल होंगे तो उसके सवाल का जवाब देने से बर्तुल्ला जी पीछे हटेंगे नहीं, ये भी हमें एश्योर किया है। मैं इसके लिए इनकी तारीफ़ करता हूँ और तमाम बच्चों से भी एक आग्रह करूँगा कि आप तैयारी में लग जाएं। कुछ एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपको एश्योर किए गए हैं कि इस महीने आ जाएंगे, मिल जाएंगे। बड़ा एक आपको उसकी कारण भी बताया कि क्या लिटिगेशंस है। एलटी के तमाम सवाल हमारे पास आ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, बड़ा कन्फ्यूज़न था। कई बार ये हुआ कि स्टे लग गया है, स्टे नहीं लगा है, कल आ रहा है, मंडे को आएगा। तो उन तमाम सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं आप तक पहुँच गए होंगे। और बाकी जो बच्चे हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे और एक आग्रह भी करेंगे, वो भी अपनी परीक्षा की तैयारियों में लग जाएं, और जो एनर्जी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दीजिए, ताकि आप इस सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बन पाए और उत्तराखंड की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए यूके ट्रिपल एससी भवन से भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।